सभी बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। और मैं एके सर ये साइंस के विषय में जो आपको अब तक बताए हैं इससे आगे बताने जा रहे हैं। ये प्रकाश से संबंधित बातें कर रहे थे, प्रकाश या लाइट। और इसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक बात का ध्यान रखना है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, ये सिद्ध है। लेकिन प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से गुजरने लगती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से गुजरने लगती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यह आप जानिए कि प्रकाश जो रोकता है किसी पारदर्शी माध्यम में, तो उन माध्यमों की अपनी सघनता और विरलता होती है। तो प्रकाश को जो ज़्यादा अवरोध करता है जो माध्यम, उसको हम कहते हैं सघन माध्यम। और प्रकाश को जो कम अवरोध करता है उसको हम कहते हैं विरल माध्यम। इसका उदाहरण हम लोग अपने ही, जिससे हम लोगों का बहुत संबंध है, उन्हीं पदार्थों से लेते हैं। हवा और जल की स्थिति से हम लोग समझ लेते हैं और किताब में भी अधिकतर हवा और जल की ही बात की जाती है, क्योंकि यह माध्यम लेने से और अधिक समझ में बातें आती। प्रकाश के लिए जो हवा है वो जल की अपेक्षा कम अवरोध करता है। इसलिए हवा जो है, हवा यह विरल माध्यम होता है प्रकाश के लिए, और जल जो होता है वह सघन माध्यम होता है प्रकाश के लिए। अब आप यह मत समझिए, यह मत आप अपने अंदर रखिए कि हवा हमेशा विरल माध्यम और जल हमेशा सघन माध्यम ही रहेगा। नहीं, इसमें एक और बात है, तुलनात्मक स्थिति दो चीज़ों का देखा जाता है। तुलनात्मक स्थिति देखी जाती है। हवा में अपने आप में सघनता विरलता हो जाती है। पृथ्वी की सतह पर
वायु का घनत्व अधिक है तो ये कुछ दूर तक सघनता का पालन करती हैं। किसकी अपेक्षा? वही वायु की अपेक्षा जो ऊपर है बहुत। तो एक हवा में ही सघनता विरलता आ जाती है, एक ही माध्यम में। तो सघनता विरलता माध्यम तो लिया जाता है, लेकिन हमेशा यह तुलनात्मक स्थिति पर डिपेंड करता है। यह शब्द यहां देखिए, ये प्रकाश के लिए ये हवा ये हवा विरल माध्यम हुआ, विरल माध्यम। और प्रकाश के लिए ये जो जल है ये हो गया सघन माध्यम। अब इसको जो है, इस अपवर्तन को हम कैसे समझते हैं, यहां देखिए, ये प्रकाश की किरणें ये सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम है। और प्रकाश की किरणें जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है कोई वस्तु, यह कोई वस्तु है, और इस वस्तु से प्रकाश की किरणें ये चलती हैं, ये चलती हैं प्रकाश की किरणें, ये इस सघन माध्यम से चली प्रकाश की किरणें, और यह फिर विरल माध्यम में जाती है, ये विरल माध्यम में जाती है। और जहाँ सघनता और विरलता का यह दोनों बिंदु होता है, जंक्शन होता है, इसको समझने के लिए, इस किरण को समझने के लिए इस दोनों के जंक्शन से एक सीधी रेखा खींचते हैं, ये इनको समझने के लिए ये इसको कहते हैं अभिलंब। नॉर्मल लाइन कहते हैं, लाइन। तो प्रकाश की किरणें इस सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से किधर विचलित होते हैं, इसको हम अभिलंब से ही समझ पाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये अभिलंब है, ये पूरा आपको विरल माध्यम का है। और इधर नीचे जितना ये दिखा रहे हैं आपको जल का माध्यम, इसके लिए जो ये अभिलंब है, यह पूरा सघन माध्यम के लिए अभिलंब है। इन्हीं से किरण किधर जा रही हैं उनका हम पता लगाते हैं। तो प्रकाश की किरणें जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो इस अभिलंब से दूर हटने लगती हैं, यह अभिलंब से दूर हटने लगती हैं। ये सही पूछिए तो यदि अपवर्तन न हो, दो तरह का माध्यम न हो, तो ये प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, बल्कि एकदम बिल्कुल ये सीधे क्रॉस करेगी बिल्कुल, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यहाँ अपवर्तन हो रहा है
तो अपवर्तन में प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटने लगती हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें इधर से प्रकाश दिया जाए अगर, तो प्रकाश की किरणें जब इस विरल माध्यम से ये सघन माध्यम में आती हैं तो अविलंब से दूर नहीं हटती बल्कि अविलंब की ओर झुकने लगती हैं। ये अविलंब की ओर झुकने लगती हैं। इधर से जो ही आएगी तो ये इधर झुकने लगती हैं अविलंब की ओर। आना चाहिए इधर, अविलंब से दूर भागना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इधर होता है। लेकिन इस अगर इधर से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अविलंब की ओर झुकती हैं, दूर नहीं भागती, अविलंब की ओर झुकती हैं। और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सवाल यह है कि यह अपवर्तन को क्यों हम लोग पढ़ाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझना क्यों आवश्यक होता है। तो इसमें दो बात जानिए। प्रकाश के अपवर्तन में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब, आकृति और उसके दूरी में अंतर दिखता है। यदि अपवर्तन होता है तो उसके आकार, वस्तु के आकार और दूरी में आपको अंतर दिखेगा। यदि हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वह वस्तु जो है वास्तविकता से बड़ा और नजदीक नजर आता है। इसीलिए जलीय अपवर्तन के कारण साफ पानी के ड्रम में रखा हुआ सिक्का वास्तविकता से बड़ा और नजदीक नजर आता है। वास्तविकता से बड़ा और नजदीक नजर आता है। इसी कारण जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ी तिरछी दिखाई देती हैं, टेढ़ी दिखाई देती हैं। तो ये अपवर्तन की घटना है। ये तो जलीय अपवर्तन की बात हुई। और वायुमंडलीय अपवर्तन भी होता है। और जब वायुमंडलीय अपवर्तन की स्थिति हम देखते हैं तो पृथ्वी के जो सतह पर वायु की सघनता अधिक है और बहुत ऊंचाई पर उधर जाने पर इसकी विरल अवस्था है। तो यदि पृथ्वी की सतह से हम ऊपर देखें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर देखेंगे। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाते हैं, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात को तारे
वास्तविकता से छोटा और दूर नजर आते हैं। जितना तारे दूर हैं उतना नहीं दूरी उनकी समझ में आती है। वास्तविकता से दूर, जितनी उसकी वास्तविकता चाहिए उससे दूर दिखाई देते हैं और छोटे नजर आते हैं। ये दो वायुमंडल है, धरातल तो है ही, लेकिन धरातल के बाद वायुमंडल है, गैसों का समीकरण है। जब इनकी सघनता विरलता इधर उधर थोड़ी होती है, ऊपर नीचे होगी ही, यह निश्चित होगी। माने वायुमंडल में जो अपवर्तन है, जो हवा में अपवर्तन है, यह अपवर्तन में थोड़ा सा इनके इधर उधर होने से परिवर्तन जब आता है तो वह तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वह तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। एक चीज आप जान लीजिए, अपवर्तन के विषय में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें ध्यान रखना है। जब कहीं भी छोटे बड़े की बात करता है, कहीं भी जब छोटे बड़े की बात करता है तो आप ये श्योर एंड सर्टेन समझ लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपको एक पॉइंट हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम एक पॉइंट पर और आते हैं और इसको करते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की इस घटना के लिए, प्रकाश की इस घटना के लिए यह शर्त आवश्यक होगा कि, प्रकाश की इस घटना के लिए यह शर्त आवश्यक होगा कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। प्रकाश की इस घटना के लिए यह शर्त आवश्यक होगा कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अविलंब से दूर हटेंगी। और प्रकाश की इस घटना के लिए यह भी आवश्यक है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। यहाँ देखिए, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जरूरी होता है इसको समझने के लिए।
जैसे मान लीजिए प्रकाश की यहाँ किरण है, यहाँ से चल रही है, ये तो सघन माध्यम में, ये विरल माध्यम में, और ऐसे चल रही है। मान लीजिए ऐसे ये ऐसे जा रही, ऐसे जा रही ये। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरणें जा रही हैं तो ये अभिलंब से दूर हटती जाएंगी, ये जब दूर हटती जाएंगी। और इधर जो आपका इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, ये कोण आपको कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण ये। और इधर जब भाग रहे हैं तो अभिलंब से लेकर ये कोण जो आप बनाते हैं इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं ये। और इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो सघन माध्यम का है। और विरल माध्यम की जो ये किरण है इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहते हैं किरण। तो प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं, और इस दशा में यदि सघन माध्यम की सघनता बढ़ती है तो ये और अभिलंब से दूर हटती चली जाती हैं। ये अपवर्तित किरण और ऐसे झुकती चली जाती है। ऐसे ऐसे कुछ समय बाद इस सघनता के बढ़ने से ऐसी स्थिति आती है कि बिल्कुल प्रकाश की किरणें इस सघन माध्यम से चलकर आप विरल और सघन माध्यम के दोनों के बीच से इस जंक्शन से गुजरने लगती हैं। इधर से, यहाँ से आकर और फिर इधर से ये गुजरने लगती हैं, इधर से। और जब इधर से गुजरने लगती हैं तो अब अपवर्तन कोण का मान जो होता है यहाँ से लिया जाए तो ये 90 अंश में आ जाता है। 90 अंश में आ जाता है। और जब 90 अंश में आ जाता है तो ये जो किरण होती हैं, जो आपतित किरण होती है, ये थोड़ा सा और खिसकती है और विलंब से थोड़ा सा ये अधिक खींचती है ये। और जब खींचती है तो जो ये कोण बनता है ये 90 अंश जब आ जाता है तो जो ये कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक का, इस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं इसको। और थोड़ा सा जहां सघनता और आगे बढ़ी तो ये किरण जो है थोड़ा सा और आगे ऐसे फ्लोइंग करती है सघन माध्यम में और विलंब से थोड़ा सा दूर आती है। और जब यह दूर आती है तो जो यहाँ से ये तो जो यह कोण था आपका, यहाँ से ये जो कोण बना ये क्रांतिक कोण था यहाँ तक की स्थिति का। और जब यह बढ़ गया तो यहाँ से जो आपको यहाँ से जो कोण आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये कोण जो है आपको यह आपतन कोण होगा। आपतन कोण, आपतन कोण, ये आपतन कोण ही है, लेकिन यहाँ 90 अंश बनने के दौरान ये जो बनता है आपतन कोण, ये इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। और थोड़ा सा और कोण यह बढ़ जाता है सघनता के कारण, तो ये आपतन कोण जो होता है, इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। भाई ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति जो है ये तो आपतन कोण का है, आक्रांतिक कोण का थोड़ा छोटा हो जाता है। ये क्रांतिक कोण ये आपतन कोण से थोड़ा छोटा हो जाता है। आज जो ही यह घटना घटती है, इस तरह की घटना जो ही घटती है, बस होता क्या है कि जो आप
अपवर्तित किरण है यह अब अपने ही माध्यम में यानी सघन माध्यम से चली हुई प्रकाश की किरणें इसी माध्यम में वापस आने लगती हैं। ये अब कुल मिला के अपवर्तित किरण ही रही नहीं जाती, ये सब आपतित किरण ही हो गई, एक माध्यम में गई और उसी माध्यम में वापस लौटने लगती हैं। यह विलंब से इधर थी यह किरण तब तक तो अपवर्तित किरण कहलाई, लेकिन अब सघन माध्यम से चलकर सघन माध्यम में ही जब लौटने लगी तो यह किरण अब आपतित किरण हो गई। तो आपतित किरण जो है इसका पूर्णतः परावर्तन हो गया। ये टोटल कंप्लीट परावर्तन की स्थिति आ गई सघन माध्यम में, और इसी जो कंप्लीट परावर्तन की स्थिति है इसी को कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये इस घटना को कहा जाता है। प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से चलकर उसी माध्यम में लौटने लगती हैं और इसको कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस नियम से संबंधित कुछ घटनाएं घटती हैं और परीक्षा में अधिकतर इस घटनाओं को पूछा जाता है, उदाहरण पूछे जाते हैं। रेगिस्तान की मृग मारीचिका का बनना इसका एक अच्छा उदाहरण है। रेगिस्तान में दोपहर के समय वायु की सघनता और विरलता के कारण जो ये आपको समझाए हैं यही बात होने लगती है। जब ऐसी स्थिति आती हैं तो मृगा के आँखों पर बहुत दूर किसी पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का जो डेली क्वाइसेंट है वो नीचे दिखने लगता है उसका। उसको तालाब का अनुभव होता है और दूर से दौड़ते हुए प्यास लगी है, पानी पीने के लिए वो दौड़ता है दूर से। वो तो पेड़ की छाया है लेकिन उसको तालाब का अनुभव होता है और दौड़ते दौड़ते जब जाता है तो वहाँ पेड़ हो जाता है। पेड़ होकर जाता है, पेड़ तो है ही, यह दृष्टि भ्रम होता है। इस प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टा हो दिखते हैं और दृश्य भ्रम हो जाता है आदमी को। हमको भी वैसे ही दिखाई देगा, मृगा का अपने भी दिखाई देता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जैसे दोपहर के समय बहुत धूप निकली है गर्मी के दिनों में और सड़कों पर जब हम चलते हैं तो सड़कों पर पानी का अनुभव होता है। बादल की ऊपरी स्थिति जो है सीधे नीचे ज़मीन पर दिखाई देती हैं उल्टा, और बादल की पूरी स्थिति ज़मीन पर आ जाती हैं। हम उधर तो नहीं देखते लेकिन हम देखते हैं, ज़मीन पर देखते हैं तो हमको गर्मी के दिनों में सड़कों पर पानी का अनुभव प्राप्त होता है। गर्मी के दिनों में यह जो उदाहरण है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के यह उदाहरण है। हीरा जो होता है, हीरे को प्रकाश में हम देखते हैं तो चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है। हीरे का अपवर्तनांक इन वस्तुओं में सबसे अधिक होता है, पारदर्शी वस्तुओं में। इसका अपवर्तनांक जो हीरा है, ये हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। ये
और इसका जो क्रांति कोण हीरे पर के द्वारा सघन माध्यम से बनता है, तो इसका क्रांति कोण 24 अंश पर बनता है ये हीरे का। और हीरे पर हम देखते हैं तो हमको चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है। ये तो ठीक है, ये तो मैं आपको क्रांति कोण की बात मैंने आपसे किया, अपवर्तनांक की बात किया, ये तो आप फिजिक्स की बात है। और यदि हमारे हिसाब से आप समझना चाहेंगे इस चीज़ को, तो इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे हीरा पारदर्शी होता है और पारदर्शी हीरे में प्रकाश तो उसके तल तक पहुंच जाता है देखने पर, लेकिन जब तली से प्रकाश वापस आता है, भाई जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक कोई वस्तु हमको दिखाई कैसे देगी। परावर्तन तो होना ही है उसका, कुछ न कुछ चीज़ों का जब तक परावर्तन में भी हल्का सा जब तक परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु दिखाई कैसे देगी। तो जो हम बता रहे हैं, तो ये हीरा जो होता है, हीरे में की जो ये अपवर्तनांक है अधिक होता है, यानी हीरा प्रकाश को बहुत ज़्यादा अवरोध करता है। वो जब प्रकाश की किरणें हीरे के तल पर जाती हैं और वहाँ से वापस आना चाहती हैं, तो बहुत ज़्यादा सघनता के कारण सघन माध्यम से चली हुई किरणें अभी विरल माध्यम में न आती है तो सघन माध्यम में ही कई बार लौटना शुरू करती हैं। और जब यह प्रकाश की किरणें कई बार लौटना शुरू करती हैं तो ये आपस में टकरा जाती हैं और टकराई हुई किरणों का एक प्रकाश का पुंज उत्पन्न हो जाता है। और वही पुंज हमारी आँखों की रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनाता है तो बिल्कुल उससे चकाचौंध उत्पन्न हो जाती है। ये तो हमारे द्वारा अप्लाइड चीज़ें हैं जिसको मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए हीरे पर देखने पर चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसका प्रयोग दूर संचार में किया जाता है, जिसे प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और प्रकाशीय ऊर्जा में जब बदला जाता है तो उसमें इधर विरल की स्थिति होती है, इधर बिल्कुल सघन की स्थिति होती है। और इसमें से जब प्रकाशीय ऊर्जा गुजरती है तो ये किरणें जो है विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम से ही ये वापस लौटती हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर इसमें जो प्रकाशीय ऊर्जा का ट्रांसफ़र है केवल सघन माध्यम से चलकर असघन माध्यम के द्वारा ही होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाशीय ऊर्जा का ट्रांसफ़र है वह इसी विधि से होता है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चे, ये प्रकाश की एक घटना हुई। इसके बाद एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं। और एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब आपको पढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है?
प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की किरणें होती हैं, और सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग की किरणें होती हैं वह पर्दे पर कैसे एक एक करके आती हैं, दिखती हैं, उसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही क्लियर करके बताया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की किरणें हैं। इधर देखिए, ये आपका है प्रिज्म। ये आपका है प्रिज्म। ये है आपका सूर्य। सूर्य का प्रकाश, इस प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य की प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो स्पेक्ट्रम पर 7 रंग की किरणें दिखाई देती हैं। 7 रंग की किरणें दिखाई देती हैं। इन किरणों को बैनी, पीनाला, इन किरणों को बैनिया पीनाला के नाम से जाना जाता है। ये जो किरणें हैं, इन किरणों को, ये 7 किरणों को जो स्पेक्ट्रम पर दिखती हैं, जो पर्दे पर दिखती हैं, इनको दृश्य किरणें कहा जाता है। दृश्य किरणें, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कहा जाता है। तो दृश्य किरणें में जो स्पेक्ट्रम पर किरणें दिखती हैं उनको दृश्य किरणें कहा जाता है। और यह जो दृश्य किरणें दिखती हैं स्पेक्ट्रम पर, ये 7 होती हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको अंग्रेज वाले लिखते थे विबग्योर। अंग्रेज वाले लिखते थे, अंग्रेजी जो थे, अंग्रेजी में इस तरह से इनको लिखा जाता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपको अंग्रेजी में ये लिखा जाता है। विबग्योर, बैनिया पीनाला। अब देखिए, ये 7 रंग की किरणें पर्दे पर प्राप्त होती हैं तो कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की किरणें होती हैं, जिनको बैनिया फिनाला के नाम से जाना जाता है। और ये जो है, इनका जो ये क्रम देख रहे हैं, तीर का निशान है, एक तरीके से ये तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ
को दिखाने के लिए छोटा बड़ा बना हुआ है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इससे ज़्यादा इसकी तरंग दैर्घ्य है, इसके बाद इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है, इससे अधिक इसकी तरंग दैर्घ्य है, इससे अधिक इसकी है, और इससे अधिक इसकी है, और इससे अधिक इसकी तरंग दैर्घ्य है। लाल रंग की किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण यह किरणें दूर तक जाती हैं, दूर से दिखाई देती हैं। इसी कारण सिग्नल में लाल बत्ती का प्रयोग और खतरे का निशान लाल रखा जाता है, और खतरे का निशान लाल रखा जाता है। खतरे का निशान लाल रखा जाता है। बैगनी रंग की किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इनका फैलाव अधिक होता है और यह दूर तक नहीं जा पाती। ये घटना जो है, यदि स्पेक्ट्रम की ये घटना सूर्य के विपरीत बादल में होती हैं, बादल में बनती हैं, दिखती हैं, तो उसको रेनबो इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष में भी यह 7 रंग आपको देखने को मिलता है। इंद्रधनुष में भी, तो इंद्रधनुष में भी यह 7 रंग हमको आपको देखने को मिलता है। और इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश की 2 ही घटना अनिवार्य होती है, एक अपवर्तन और दूसरा परावर्तन। तो ये जो इंद्रधनुष जो बनती है, ये वायुमंडल की अपवर्तन और परावर्तन की घटना से बनती है। लेकिन जब देखना होता है इसको, तो देखने के लिए हमको इसका वर्ण विक्षेपण जरूरी है। वर्ण विक्षेपण जब तक होगा नहीं तो हमको 7 रंग कैसे दिखाई देगा इंद्रधनुष में। तो देखने के लिए वर्ण विक्षेपण जरूरी है। और कभी कभी होता क्या है कि वायुमंडल में गैसों की सघनता और विरलता के कारण, वायुमंडल में गैसों की सघनता और विरलता के कारण ये जो स्पेक्ट्रम की जो पट्टी है उल्टी दिखाई देने लगती हैं। इस तरह से सामान्य कंडीशन में जब इंद्रधनुष में रंग दिखता है तो लाल रंग ऊपर दिखता है और बैगनी रंग नीचे दिखता है क्रमशः। लेकिन जब वायुमंडल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो ये बिंब उल्टा, ये किरणें उल्टे दिखती हैं। माने बैगनी रंग ऊपर दिखता है और लाल रंग क्रमशः नीचे हो जाता है। पूरी वह इंद्रधनुष का जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा हो जाता है। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। इस तरह से जैसे ये ऊपर था, ये नीचे था, तो अब ऐसे दिखता है वो। तो जिस इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। और जिस इंद्रधनुष में इसका उल्टा दिखता है उसको सेकेंडरी रेनबो या द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। तो एक इंद्रधनुष में अगर प्रकाश की घटना को देखना चाहें तो अपवर्तन परावर्तन से तो बनता है, तो 2 घटना बनने में हो गई और 2 घटना देखने में हो गई, वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक इंद्रधनुष में प्रकाश की 4 घटनाओं को हम देख सकते हैं, अपवर्तन, परावर्तन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चारों घटनाओं को, ये चारों कंडीशन को हम इंद्रधनुष के द्वारा देख सकते हैं। इस तरह से बच्चे, ये जो आपको पढ़ाए ये कैसा लगा, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं, और दूसरा क्लास आगे आपको मैं बता रहा हूँ और बताऊँगा। इसी के साथ बच्चे, जय हिंद, जय हिंद।